दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी पूरे चांद की रात। इसे लिखा है कृष्णचंद्र साहब ने। आइए सुनते हैं। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंदुबाला तंगों के नीचे मखमली दूब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले महीने तक ये सफेद फूल इसी दूब में जज्ब हो जाएंगे और दूब का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज की नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलंगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर हो जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी आवाज से झनझना उठेगी और फिर इन बुलंदुबाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां न फूटी थीं और पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजा न था। अभी सम्मल की झील पर कमल के चिराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर अचानक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मिस्तान की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियां तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्सा और लर्जा बहार की आमद के मुंतजिर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। सह पहर खत्म हो गई थी, शाम आ गई थी। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का किरमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और किरमजी से सुरमई और सुरमई से स्याह होता गया। हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज तर होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्स से सुन्न हो गए और फिर चांद निकल आया और वो आ गई। तेज तेज कदमों से चलते हुए, बल्कि पगडंडी की ढलान पर दौड़ती हुई वो बिल्कुल मेरे करीब आकर रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी और फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, सह पहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे कंधे पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो अपने आप ही हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है। सोना नहीं बल्कि जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफे की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो सहपहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था अभी सूखा भी नहीं था। उसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ी चुनने गई थी तो वो भी नहीं आई थी। और जब तक वो ना आती मैं मक्की के भुट्टे और खुश खुबानियाँ और जरवालो तुम्हारे लिए कैसे ला सकती थी। देखो ये सब लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय, तुम सचमुच खफा हो। मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है। आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा
और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा, जिनमें एक वक्त चांद चमक रहा था। और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मुसर्रत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियां, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन और अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है। और बादाम के सफेद खुश्क शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं, और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ाए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ी देखी? ये सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तो आज रात भर जागेगी? आज कश्मीर की बहार की पहली रात है। आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में जाफरान खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ी पहन ले। चांद ने ये सब उसकी हैरान पुतलियों से झांक कर देखा। फिर अचानक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सरा उठी और कश्तियों में चिराग झलमिलाने लगे, और तंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भारी आवाज और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं, छतों से जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं, और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ जायका, और पूरे चांद की रात का बहार आफरी चौबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे कहा, आओ चले झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतार खत्म हो गई, तल्ला गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेंढक बोल रहे थे। मेंढक और झींगुर और बीनड़े, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था, एक ख्वाबनाक सिम्फनी। और सूई हुई झीलों के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी, साकिन, चुपचाप, मोहब्बत के इंतजार में। हजारों साल से इसी तरह खड़ी थी, मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतज़िर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतज़िर, इंसान के इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतज़िर। ये पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के बेछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुक़द्दस लम्स की मुंतज़िर है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बंधी थी, जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहां पर जमीन बहुत नरम थी और चांदनी पत्तों की ओट से छनती हुई आ रही थी, और मेंढक हौले हौले गा रहे थे, और झील का पानी बार बार किनारों को चूमता जाता था, और उसकी चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे जोर जोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। पहली बार मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कमल खिल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नरम हवाओं के लतीफे झोंके यकायक बुलंद होके सदा गीत गाने लगे। फिर मैंने उसके होंठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ, और जमीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलकर नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोडी को चूमा और फिर उसकी गर्दन के पेचो खम को, और कमल खिलते खिलते सिमटते हुए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए, और नाच धीमा पड़ता पड़ता रुक गया। अब वही मेंढक की आवाज थी, वही झील के नरम नरम बोसे, और कोई छाती से लगा सिसकियां ले रहा था। मैंने आहिस्ता से कश्ती खोली, वो कश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू अपने हाथ में ले लिया और कश्ती को खेकर झील के मरकज में ले गया। यहां कश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, न इधर बहती थी न उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख लिया। उसने पोटली खोली, उसमें से जरवालो निकाल कर मुझे दिए, खुद भी खाने लगी। जरवालो खुश्क थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं जरवालो खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम न थे, पिछली बहार में मैं न था,
और जरवालों के पेड़ फूलों से भर गए थे और जरा सी शाख हिलाने पर फूल टूटकर सताए जमीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैना था और जरवालों के पेड़ फलों से लदे फंदे थे। सब्ज सब्ज जरवालों, सख्त खट्टे जरवालों जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे और जबान सीसी करती थी, नाक बहने लगती थी, फिर भी खट्टे जरवालों खाए जाते थे। पिछली बहार में मैना था और ये सब्ज सब्ज जरवालों पक के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए और डाल डाल में मसरत के सुर्ख शगुफे झूम रहे थे और मसरत भरी आंखें, चमकती हुई मासूम आंखें उन्हें झूमता हुआ देखकर रक्स करने लगती थी। पिछली बहार में मैना था और सुर्ख सुर्ख जरवालों खूबसूरत हाथों ने इकट्ठा कर लिए, खूबसूरत लबों ने उनका ताजा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया कि जब ये जरवालों सूख जाएंगे, जब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी, तो मैं आऊंगा और उनकी लज्जत से लुफ्त अंदोज हो सकूंगा। जरवालों खा के हमने खुश खुबानियां खाई। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शक्कर का मजा देने लगती। नर्म नर्म, बहुत मीठी है ये, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकालकर मुझे दिया। खाओ। बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी खुबानियां मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, यह हमारे आंगन का पेड़ है, हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियां होती हैं उसके कि मैं क्या कहूँ। जब खुबानियां पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियां इकट्ठा हो जाती हैं और खुबानियां खिलाने को कहती हैं। पिछली बहार में, और मैंने सोचा पिछली बहार में मैं न था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था और उनमें कच्ची खुबानियों के सब्ज और नुकीले फल लगे थे। अभी इन खुबानियों में गुठली पैदा न हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के बाद चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैना था और फिर इन खुबानियों में गुठलियां पैदा हो गई थी और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। पिछली बहार में मैना था और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियां जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीजाओं की तरह सबीह थी। फिर अल्हड़ लड़कियां आंगन में नाचने लगती और उसका छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और खुबानियां तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रस भरी खुबानियां जब मैं न था। खुबानियां खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू थी, सुनहरा सेका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ शंगाफ मोतियों की सी जिला, जायके में बेहद शीरी। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बहुत मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा, वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़े में छिपा के, अम्मा की आंख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दी। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दी, जिनमें मैं खाने लगा और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे जब तू थी, लेकिन मैं ना था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था खेतों में, गोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, जमीन ने सब सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने निलाई की थी। तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं ना था, लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नर्मो नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। अब नाखून लगाने से कुछ ना होता था, बल्कि अपने ही नाखून के टूटने का एहतमाल था। भुट्टों की मूछें जो पहले पीली थीं, अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती गई। मकई के भुट्टों का रंग जमीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी नहाया था और फिर खेतों में खलिहान लगे और खलिहानों में बैल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए और तूने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए।
और थोड़े से भुट्टे छुपाकर और सेंक के अलग रख दिए। जब मैं न था, धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं न था। मैंने मुस्कुरा के उस तरफ से देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है। कल तक पूरी न थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। उसके होठों का गर्म गर्म लम्स अभी तक इस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूं? वो बोली, हश, कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं। वो जादू, वो कुछ और ही था जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारों, नदी नालों पर अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया व माफिया से बेखबर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद मैं श्रीनगर गया और उससे ये कह के गया कि मैं तीसरे दिन लौट आऊंगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूं कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़्मे डालते जाते और हंसते जाते। मैंने उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी खुशी में इस कदर डूबे थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का कोई महबूब है जब मैं ना था। और फिर शायद आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरिया होकर रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में खिजा आ गई है जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहां क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूं। मेरे बेटे मेरे साथ हैं। मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियां और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते सम्मल झील के किनारे आ निकले हैं और अप्रैल का महीना है। सहपहर से शाम हो गई है। मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूं। खुनक हवा में सफेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीजा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल थक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने खाविंद को आवाज दे रही है। वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाजा बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा अचानक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए दम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर अचानक चुप हो जाते हैं। जरूर कोई मांझी गा रहा है और उसकी आवाज गूंजती गूंजती उफक के उस पार गुम हो जाती है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूं। मेरे बेटे और उनकी बीवियां और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहां पर बादाम के पेड़ों की कतार खत्म हो गई है। तल्ला भी खत्म हो गया। झील का किनारा है, ये खुबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये कश्ती है, मगर क्या ये वही कश्ती है? सामने वही घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं। कोई भारी आवाज में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूं आधी सदी हो गई है, मैंने इस घर को नहीं देखा। देख लेने में क्या हर्ज है? आखिर मैंने उसे खरीदा था। देखा जाए तो मैं अभी तक उसका मालिक हूं। देख लेने में हर्ज ही क्या है? मैं घर के अंदर चला गया।
बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने खाविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठिठक जाती है। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्से में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है। कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने इसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूं। ये घर तो बस समझिए कि अब आप ही का है। मैं तो यूं ही, ये कहकर मैं लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम कर जम गई। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो अपने आप ही हंसती बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इससे छोटा है, और ये बड़े बेटे की बीवी है। ये मेरा बड़ा पोता है, सलाम करो बेटा। ये पोती, ये मेरा खाविंद है। उसे जगाना नहीं। हाँ, परसों से उसे बुखार आ रहा है, सोने तो उसे। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। सेके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों से शफाक दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं वो भी काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा तो ना खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के लोग भी अंदर चले आए। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए। आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस इंतजार किया था तुम्हारा, तुम उस रोज क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वो बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुक़्मे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। अरे वो तो मेरा भाई था, मेरा सगा भाई। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था उसी रोज, तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिल के जाए। तुम फिर आए नहीं। वो संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा। मगर 1 साल बाद वो मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे हुए। बातचीत चली रही थी कि 2 बच्चे अचानक बाहर आ गए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, और वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मुरक्के। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई, बोली, आज तुम आए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी जिंदगी बना ली है। इसकी सारी खुशियां और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है, और आज तुम भी आए हो, मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था कि जिंदगी भर तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए इतने बरस इधर नहीं आया। अब आया हूं तो जरा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा है। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया, मैंने उसके पोते को। उसने मेरी पोती को चूमा, मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था, और वो चांद हैरत से मसरत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन जिंदगी नहीं मरती। बहार खत्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में न थे, ये बहार तुमने देखी। इससे अगली बहार में तुम ना होगे, लेकिन जिंदगी फिर भी होगी, और जवानी भी होगी, और खूबसूरती और आनाई और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर गए क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे।
वो भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए जहां कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है। तो दोस्तों, ये थी कृष्णचंद्र साहब की कहानी पूरे चांद की रात। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में फीडबैक दीजिए। अपने मोबाइल के ईमेल में जाकर मेल टाइप कीजिए और भेज दीजिए radio@aajtak.com पर। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है नितिन रावत ने। तो अभी चलता हूं, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा किसी नई कहानी, नए किरदार और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी बॉक्स। दुआ में याद रखिएगा।